एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम पढ़ेंगे 3 फरवरी के करंट अफेयर्स को और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू दे दूं। मोशन ऑफ थैंक्स है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक ज्योग्राफी का टॉपिक AQI, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से क्या डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बात की है समाजवादी पार्टी के MP ने। उसके बाद निपा वायरस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनेंस कमीशन के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स हुआ, ये प्रेसिडेंट करते हैं हर एक जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन में, और हर एक साल भी करते हैं जब पहला सेशन होता है। ठीक है, तो हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, जैसे 2024 वाला इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो पार्लियामेंट बैठेगी उसके बाद प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, और हर एक साल भी करेंगे। जैसे 2025 में पहला सेशन जैसे बजट सेशन होगा तो उसमें भी प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा। तो इस साल उसी तरह 2026 का पहला सेशन बजट सेशन हुआ है, तो इसमें भी प्रेसिडेंट जो है अपने पॉलिसीज़ के बारे में कहेंगे, उसी को प्रेसिडेंट एड्रेस कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जी हाँ बिल्कुल है, आर्टिकल 87 क्लॉज 1 में स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह गवर्नर भी है आर्टिकल 176 में। ठीक है, अगर ये मोशन डिफीट हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपना मेजॉरिटी खो दी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के तौर पे इसका लिया जाता है और गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिज़ाइन कर दे। ठीक है, ये कन्वेंशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स का जो कंटेंट होता है वो प्रेसिडेंट अपना खुद नहीं बोलते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इसका स्पीच तैयार करते हैं और प्रेसिडेंट को वो बस बोलना रहता है। तो उसी तरह मैंने ये आर्टिकल डाला है, आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह कुछ और मोशंस पे आ जाते हैं। जैसे मोशन ऑफ थैंक्स तो हमने पढ़ लिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, अगर मेजोरिटी खो दी अपना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, इससे सरकार गिर जाती है। एडजर्नमेंट मोशन, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो उसके लिए अर्जेंटमेंट मोशन होता है। सेंसर मोशन में कोई पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना है गवर्नमेंट के, तो उसके लिए हम लोग सेंसर मोशन करते हैं। और कट मोशन, जैसे कि हमने डिमांड बजट वाला पढ़ा था, क्या क्या था, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट, वो बजट के डिमांड को रिड्यूस करने के लिए ये कट मोशन लगाया जाता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स में इतना ही था। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक। गवर्नमेंट सीक्स फंड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर 57,000 करोड़ ड्रेनेज मास्टर प्लान। तो दिल्ली में ड्रेनेज के मास्टर प्लान के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड बैंक से फ़ंड लेना चाह रही है। तो वर्ल्ड बैंक हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में फ़ंड हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लोन्स, क्रेडिट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस। लोन भी प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए। इससे पॉवर्टी रिडक्शन का भी काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी देती है लोन। ठीक है, ये 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना है, और इससे क्या बना था, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से IMF बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। अब वर्ल्ड बैंक के कंपोनेंट्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। IBRD हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IDA हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA, मीगा जिसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो जनरली जो है भारत सरकार जो है यही दोनों चीज़ों से लोन प्राप्त करती है। तो इतना ही है वर्ल्ड बैंक के लिए। ठीक है, अब जो है कैपिटल रिकॉर्ड्स कोल्डेस्ट फरवरी डे इन 4 years, AQI इम्प्रूव्स। इसमें है कि दिल्ली के चारों तरफ जो है फॉग ने कवर कर दिया था, तो इस वजह से जो है फरवरी का 4 साल में सबसे कोल्डेस्ट डे आया है।
तो हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ उतना, लेकिन जो है इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले फॉग के बारे में पढ़ते हैं। फॉग क्या है? सस्पेंशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ रिड्यूसिंग विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर। तो टाइनी ड्रॉपलेट जब फॉर्म हो जाती है और जिससे विजिबिलिटी जो है 1 किलोमीटर से कम हो जाता है तो उसे फॉग कहेंगे। फॉग से ही मिलता जुलता चीज़ होता है मिस्ट। मिस्ट में विजिबिलिटी जो है जनरली ज़्यादा होती है 1 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। अब कंडीशन इसके लिए क्या चाहिए? हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, काम विंड्स चाहिए, क्लियर नाइट्स चाहिए, कूलिंग ऑफ एयर टू ड्यू पॉइंट से तक जो है हवा का ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे फॉग के कंडीशन मिल जाते हैं। अब जो है उसी तरह AQI के बारे में पढ़ेंगे। AQI होता क्या है? ये पॉल्यूशन को मापने का एक तरीका है। इसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जारी करती है, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो पूछा जाता है जनरल एग्जाम में। PM2.5 PM10 NO2 SO2 CO O3 NH3 PV, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि PM2.5 PM10 तो याद हो जाएगा, NO2 SO2 एक तरफ, कार्बन मोनोऑक्साइड और O3 एक तरफ, और ये ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं NH3 और PV, लेड जिसे बोलते हैं। अब यही देखेंगे कि फॉग, ड्यू, फ्रोस्ट, हेज, मिस्ट, क्लाउड्स में क्या अंतर होता है। तो ड्यू वाटर ड्रॉपलेट्स जब ऑब्जेक्ट पे फॉर्म हो जाते हैं लीव्स वगैरह पे ठंडी के टाइम पे, तो उसको हम लोग ड्यू बोलेंगे। फ्रॉस्ट क्या है? आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे। ये ड्यू जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और फ्रॉस्ट जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। हेज़ जो है पूरा स्मोक अगर पूरा कवर कर देता है सिटी को तो इसे हेज़ कहेंगे। मिस्ट किससे कहेंगे? मिस्ट हमने बताया था 1 किलोमीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी का फॉग को मिस्ट कहेंगे। और एक चीज़ होता है स्मॉग। स्मॉग जब स्मोक और फॉग मिल जाता है तो उसे स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स के बारे में भी देख लेते हैं। क्लाउड्स क्या होता है? एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच आर हेल्ड इन सस्पेंशन बाय एयर। तो क्लाउड्स वही है जो बादल हम लोग बारिश जिससे होती है, लेकिन उसके जो है साइंटिफिक तरीका पे देख लेते हैं एक बार। तो जैसे एवापोरेशन सबसे पहले हुआ, एवापोरेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स गई। वाटर ड्रॉपलेट्स जब ऊपर जाती हैं तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का एग्जांपल क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, जो बेसिकली वाटर को जो अट्रैक्ट करता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जब ऊपर उठ के उनके पास जाती है तो अपने उनके चारों ओर घेरा बना के टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेती है। यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है कॉलिजन और कॉलिसेंस से बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं। अब जब पूरा भारी हो गया तो वो वाटर बन के गिर जाते हैं, उसी को कहते हैं रेन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रेन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया था लेकिन अनसक्सेसफुल हुआ था। तो आर्टिफिशियल रेन में वही करते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को हम लोग आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है अभी हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं, पोटासियम आयोडाइड यूज़ करते हैं, ड्राई आइस यूज़ करते हैं और कॉमन सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का ये पोर्शन ख़त्म हो गया। अब आते हैं, ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बहुत खरी खोटी सुनाई है। तो ये तो जानना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 में है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। सारे इलेक्शन लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि पंचायत का इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है आर्टिकल 243K से, ठीक है। अब जो है इसके मेंबर्स के बारे में जान लेंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होता है। अभी तो प्रेजेंटली 2 है तो इसलिए 2 लिखा है मैंने। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इसके सिलेक्शन में कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं? प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होते हैं और कैबिनेट मेंबर जो PM नॉमिनेट करें वो होते हैं। तो ये तीनों मिलके सिलेक्शन करते हैं। अब इसका रिमूवल कैसे होगा? चीफ इलेक्शन कमीशन का जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज का होता है उसी तरह स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह चाहिए इसमें, और इलेक्शन कमिश्नर का आराम से हो जाएगा अगर चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर दिए तो, ठीक है। अब है कि समाजवादी पार्टी के एक MP हैं जावेद अली खान, उन्होंने कहा है कि अब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को रिवाइव करना होगा। ये
काउंसिल जो है 2013 तक लास्ट मीटिंग हुआ था, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होता क्या है वो एक बार जान लेते हैं। ये जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई मेंशन नहीं है, ये कोई लॉ से बैक्ड नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और बस एडवाइस करती है, इसका ज़्यादा रोल तो है नहीं। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, इसके चेयरपर्सन पीएम होते हैं, ठीक है। इसके मेंबर कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं और कोई पब्लिक फिगर जो इम्पोर्टेंस वाले हैं तो वो भी आ सकते हैं इसमें। तो उसी से मिलता जुलता एक इंटर स्टेट काउंसिल होता है, यह आर्टिकल 263 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, और इसके भी चेयरपर्सन जो है पीएम ही होते हैं, ठीक है। तो अब आगे जाएंगे, निपा वायरस के बारे में पढ़ लेंगे। निपा वायरस से रिलेटेड है कि पेशेंट बहुत ही ख़राब हालत में है, तो निपा वायरस के बारे में देख लेंगे कि ये होता क्या है। ये जूनोटिक एनिमल वाला वायरल डिजीज़ है, ये आरएनए वायरस है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इससे ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है, इसको एक्यूट एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेड जो होता है बैट्स से ह्यूमंस में होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। तो बैट्स से कैसे होता है कि हम लोग कोई फ्रूट वगैरह खाए जो पहले से अगर उसमें बैट्स के सलाइवा थे तो उससे हो सकता है, ठीक है। इसमें फैटेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, 40% से 75% तक, ठीक है। इसका कोई अभी वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, जनरली जो है अच्छे कंडीशन में रख के ही ठीक होता है। इंडिया में जो है जनरली केरला तरफ फैलता है। अब इसी से रिलेटेड निपा वायरस, ये भी फ्रूट बैट से, इबोला वायरस ये भी फ्रूट बैट से, जीका वायरस मॉस्किटो से, कोविड-19 बैट से, रेबीज़ जो है डॉग से भी और बैट से भी। तो जनरली ज़्यादातर चीज़ें बैट से भी हैं, एक जीका वायरस है, ये मॉस्किटो से है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद आएंगे फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस कमीशन ने कल बजट के साथ ही इसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, ये सब डिबेट हुए थे पार्लियामेंट में, तो उससे रिलेटेड है। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 280 से। एक होता है जीएसटी काउंसिल, वो 279 से होता है, ठीक है। ये इसको फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट हर एक 5 साल पे। इसका पर्पस हुआ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवोल्यूशन टैक्सेस का जो कलेक्ट करती है सरकार, उसको कैसे सेंटर में बांटा, सेंटर अपने पास कितना रखे, स्टेट में कैसे बांटे, और दूसरे स्टेट सारे जो हैं उसके हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी कैसे करे कि किस स्टेट को कितना मिले, उसका काम इसी का है, फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। अब जो है डिविजिबल पूल क्या होता है? जितना सेंट्रल टैक्स सरकार कलेक्ट करती है सेस और सरचार्ज को छोड़ के, ठीक है। सेस और सरचार्ज क्या हुए? सेस हुआ टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स हुआ। तो सेस में होता है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और सरचार्ज में कोई पर्पस मेंशन नहीं होता है। तो ऑल सेंट्रल टैक्सेस एक्सेप्ट सेस एंड सरचार्ज। तो वही है कि स्टेट गवर्नमेंट इसी के लिए शिकायत करती है कि जो है सारे जो नए नए टैक्स हैं वो सेस एंड सरचार्ज के रूप में ही सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, जिससे उनका डिविजिबल पूल ख़त्म हो जाता है। तो फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह ने किया था, 2021 से 26 का पीरियड था, और 16th वाले हैं अरविंद पनगड़िया साहब, ठीक है। इसके कंपोजिशन में चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। अब इसमें इन्होंने जो है पिछली बार की तरह ही स्टेट को 41% देने के लिए कहा है, और इसमें स्टेट आपस में कितना बांटेंगे उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया है कि नया क्राइटेरिया इसमें, ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नया क्राइटेरिया ऐड किया है इसमें, तो वो है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स सेट किए हैं 16th फाइनेंस कमीशन ने। पॉवर्टी, कौन स्टेट कितना गरीब है, इसको मापने का तरीका वही जीएसडीपी पर कैपिटा, सबके स्टेट के जीडीपी को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। तो जो स्टेट जितना गरीब होगा उसे उतना एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको उतना हिसाब से पैसा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टोटल फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन कम करने के लिए किस स्टेट ने कितना काम किया है वो सब, किस स्टेट का एरिया ज़्यादा है किस स्टेट का कम है उस हिसाब से। फॉरेस्ट कितना है, ग्रीनरी कितना है उस स्टेट में, ये ऐड किया है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कौन से स्टेट जो है ओवरऑल इंडिया में कितना, इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसका भी क्राइटेरिया रखा है। और टैक्स एफर्ट, इसको ख़त्म कर दिया है कि
सारे गवर्नमेंट कितना एफोर्ड कर रही है अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए, तो वो तो पॉवर्टी को कम किया गया है 45 से 42.5। तो ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। और एक ये इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में 10 बेसिस पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका थैंक्स। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर कुछ भी आपको पसंद आया हो, कुछ भी आपको बुरा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ये वीडियो बनाते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस ख़त्म करते हैं आज इस वीडियो को। थैंक यू।